ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम लोग कर रहे थे और कल हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा देखा था, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, है ना। आज उसके आगे हम लोग करेंगे पहला जो टॉपिक हम लोग आज करेंगे थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? इट इज दैट स्ट्रेस which is set up in a metallic rod on heating if the two ends of the rod are rigidly held between two fixed support। तो मान लो दो सपोर्ट के बीच में हम लोगों ने एक रॉड को रखा हुआ है, ठीक है, और इस रॉड को जब हम हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, इसका लेंथ इंक्रीज करेगा, ठीक है, डेल्टा एल से। लेंथ इंक्रीज करने की वजह से देयर विल बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ दीज एंड्स, ठीक है, जिससे वो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। उस स्ट्रेस को हम लोग थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। सो लेट एल बी द लेंथ ऑफ द मेटल रॉड। इस मेटल रॉड का लेंथ एल है एंड अल्फा बी इट्स कफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा हो गया, एल जो है लेंथ ऑफ द मेटल रॉड है। लेट डेल्टा एल बी द इंक्रीज इन लेंथ। सो डेल्टा एल हमारा इंक्रीज इन लेंथ हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेट डेल्टा एल बी द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड with rise in temperature delta t, then increase in length delta L is equal to L alpha delta t। ओके, सो ये हम लोगों ने पहले भी देख रखा है ना, थर्मल एक्सपेंशन में कि L अल्फा डेल्टा t हमारा इंक्रीज इन लेंथ हो गया। अब डेल्टा L बाय L अगर हम लोग कर लेंगे, सो दिस इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा t। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना, डेल्टा एल बाय एल इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को याद करो तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है which is equal to alpha delta t। So Young's modulus of the material of the rod Y is equal to thermal stress by longitudinal strain, है ना। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है दैट इज बिकॉज ऑफ द हीट, सो उसको हम लोग थर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। सो थर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। सो थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारा, यंग्स मॉडुलस वाई इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी है, डेल्टा एल बाय एल जो है, तो y into alpha delta t will give you thermal stress। So thermal stress is equal to Young's modulus into coefficient of linear expansion into change in temperature। So if F is the force developed in rod on raising its temperature through alpha delta t and A is the area of cross section of the rod, then जो हम लोग ये थर्मल स्ट्रेस कह रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया, right? Thermal stress is equal to F upon A, which is equal to Y alpha delta T। So F क्या हो जाएगा, Y alpha delta T into A, ये A आके इधर multiply हो जाएगा। So the force developed in the rod on raising its temperature, तो अगर इसके टेम्परेचर को हम लोग रेज करते हैं, right? So force developed in the rod on raising its temperature through alpha delta T and A is the area of cross section of the rod, then thermal stress F by A is Y alpha delta T, or F is equal to Y alpha delta T into A। ये हमारा थर्मल स्ट्रेस होगा। क्लियर है बच्चों सबको थर्मल स्ट्रेस क्या है? यस सर। Yes, sir. Now expansion of liquids. For heating a liquid, it has to be put in some container. Okay? Now when the liquid is heated, the container will also expand. So if container were not to expand, okay, we shall study what is called real expansion। मान लो कंटेनर एक्सपैंड नहीं कर रहा है, तब जो लिक्विड के वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है उसको रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड बोलेंगे।
इन एक्चुअल प्रैक्टिस लेकिन ऐसा होगा नहीं. द कंटेनर विल ऑल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग. So the container expands and what we study is called apparent expansion of liquid. है ना, जो हमें expansion of liquid दिखेगा that will be apparent expansion. क्यों? क्योंकि ये जो container है ये भी expand कर गया. So we define coefficient of real expansion of a liquid as the real increase in volume of the liquid per unit original volume per degree Celsius rise in temperature. It is represented by gamma R. Gamma R means coefficient of volume expansion, real volume expansion. So gamma R is real increase in volume by original volume into rise in temperature. Okay. Now again, we define coefficient of apparent expansion of a liquid as apparent increase in volume per unit original volume per degree Celsius rise in temperature. It is represented by YA. ये apparent हो गया. So YA क्या हो गया आपका? Apparent increase in volume by original volume into rise in temperature. Now YR and YA are measured in per degree Celsius. Obviously, जो apparent, जो real coefficient of real expansion है, that is greater than coefficient of apparent expansion, right? So we can show that coefficient of real expansion is equal to coefficient of apparent expansion plus coefficient of volume expansion of the container. ठीक है. समझ में आ गया सबको? Yes. जो apparent increase होता है, ये जो apparent increase है, that is always less than the real increase, right? क्योंकि यहाँ पे तो जिस कंटेनर में रखा है उसका भी तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, तो उसके वजह से जो जितना इंक्रीज दिखना चाहिए था लिक्विड में उतना दिखेगा नहीं, वॉल्यूम एक्सपैंड करने की वजह से कंटेनर का. तो apparent increase is less than real increase. So apparent increase is less than real increase. So apparent increase is less than real increase means coefficient of apparent expansion is less than coefficient of real expansion. ठीक है. Now anomalous expansion, anomalous spelling गलत है यार. So anomalous expansion of water. So variation of different variation of given volume of 1 kg of water V with temperature T degrees Celsius is shown in the figure. Okay. So the variation of density rho of water with temperature T degree Celsius is also shown. तो तुम देखोगे जैसे जैसे हम किसी भी चीज को कूल डाउन करते हैं इसका वॉल्यूम कम होता जाता है. ये 4 डिग्री तक तो कम होगा, 4 डिग्री के बाद इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है. ठीक है. सो मिनिमम वॉल्यूम कहाँ पे आएगा? 4 डिग्री पे आएगा. तो मिनिमम वॉल्यूम जहां पे होगा वहां पे मैक्सिमम डेंसिटी होगा. ठीक है. सो ये जो 4 डिग्री से 0 डिग्री तक जाने में जो ये इसका वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है, इस एक्सपेंशन को हम लोग एनोमलस एक्सपेंशन कहते हैं. बाकी सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो 0 डिग्री तक जाओगे वो उसका वॉल्यूम कम ही होता जाएगा. यहाँ पे 4 डिग्री से 0 डिग्री में वॉल्यूम एक्सपैंड करता है और इसीलिए इसको एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कह रहे हैं. From the graph, we note that from 0 degree to 4 degree, the volume of given amount of water decreases,
है ना। जैसे जैसे हम लोग हीट अप करेंगे उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ वाटर में उल्टा होता है, 0 to 4 डिग्री में वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, विथ राइज इन टेम्परेचर। और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा। एट 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ द गिवन वाटर इज लीस्ट एंड इट्स डेंसिटी इज मैक्सिमम। 4 डिग्री पे वॉल्यूम इज लीस्ट एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी है ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। तो अब इसके बाद 4 डिग्री के बाद जितना भी आप हीट करोगे वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा और डेंसिटी उसी हिसाब से कम होता जाएगा। दिस शोज दैट वाटर एग्जिबिट्स एनॉमलस बिहेवियर from 0 degree to 4 degree. The anomalous expansion of water can be measured by dilatometer. एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग ये anomalous expansion को मेजर कर सकते हैं। This anomalous behavior of water plays an important role in the survival of sea animals in cold winter. ये तुम लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखे हो, as explained below. तो होता क्या है कि in winter the temperature of surrounding falls, the water on the surface of lake on a mountain cools towards, तो जो मतलब हाई एल्टीट्यूड रीजन में जो वाटर लेक्स होंगे तो वहां पे वाटर on the surface of lake on mountain cools towards 4 degrees Celsius and becomes denser. It attains maximum density at 4 degrees Celsius and sinks down. तो जो ठंडा होता जाएगा वाटर, तो ये सरफेस है मान लो, तो जो कोल्ड वाटर है वो नीचे आएगा और जो हॉट वाटर है वो ऊपर जाएगा। Now it attains maximum density at 4 degrees Celsius and sinks down. The warmer water present near the bottom of the lake rises up. However, once the colder water on top of the lake reaches temperature below 4 degrees Celsius, so ये जब what will happen, तो ये होता रहेगा है ना। जब ये पूरा सबका टेम्परेचर 4 डिग्री हो गया, अब यहाँ पर से टॉप वाला लेयर इसका टेम्परेचर 4 डिग्री से लेस हुआ, 4 डिग्री से लेस हुआ तो इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। डेंसिटी कम हो जाएगा तो ये 4 डिग्री से लेस टेम्परेचर वाला जो लेयर ऑफ वाटर है ये ऊपर ही रह जाएगा, तैरता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। धीरे धीरे और टेम्परेचर इसका कम होता जाएगा, नेगेटिव टेम्परेचर होगा और ये फ्रीज कर जाएगा। तो ये टॉप सरफेस जो है ये यही फ्रीज करेगा। अब जो है ये वाटर जो वाटर साइकिल बन रहा था ये चेन बनना बंद हो जाएगा और जो 4 डिग्री वाला है ये यहीं पे है, 4 डिग्री से लेस वाला ये ऊपर हो गया। Now it becomes less dense and remains at the surface of lake where it freezes. Now the water at the bottom of the lake remains at 4 degrees Celsius. और इसका हीट बाहर नहीं जाता है। क्यों बाहर नहीं जाता है? क्योंकि आइस इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो अब ये 4 डिग्री पे रहेगा तो जितने भी वाटर एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो सभी जिंदा रह पाते हैं, even though the temperature below, temperature outside, even if it becomes negative, right, still the temperature here is 4 degrees Celsius and all the animals are safe. Clear है बच्चों? Yes, sir. Now effect of temperature on density of solids and liquids. So when a given mass of a solid or a liquid is heated, तो एक mass of solid या liquid को जब हम heat करते हैं it generally expands, that is its volume increases as density varies inversely as the volume, therefore density of a solid or a liquid would decrease on heating. तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा जब हम हीट करेंगे किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी लिक्विड को, ठीक है, सॉलिड या लिक्विड को, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और इसका जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है।
Suppose V is the volume of a certain mass M of a solid or liquid at temperature T. Let the volume of the same mass increase to V dash, then temperature is raised by a small amount delta T. If gamma is coefficient of volume expansion of the solid or liquid, then V dash is equal to V into 1 plus gamma delta T. ठीक है, तो ये जो कफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन से जो वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी अगर हम लोग को निकालना होगा, इंक्रीज व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ डेल्टा टी, तब जो वॉल्यूम होगा दैट इज बीन फाउंड बाय दिस फॉर्मूला. अब रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द सॉलिड लिक्विड एट टेम्परेचर टी. रो डैश उसका टी प्लस डेल्टा टी जब होगा तब उसका डेंसिटी है. रो क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एम बाय रो. ठीक है, एम बाय रो हो गया. और एंड रो डैश क्या है? एम बाय वी डैश है. जब इसका जो वॉल्यूम वी डैश हो गया टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी पे, उस समय डेंसिटी रो डैश लिख रहे हैं, तो रो डैश इज एम बाय वी डैश, और वी डैश इज इक्वल टू एम अपॉन रो डैश. तो अब v का वैल्यू पता है, v डैश का वैल्यू पता है, इसको सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे. तो हमारे पास जो v डैश इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, राइट. ये हमारे पास जो वॉल्यूम है इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, v डैश का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. ठीक है, v का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, राइट. सो v डैश का वैल्यू और v का वैल्यू पुट किए तो m बाय रो डैश इज इक्वल टू m बाय रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी. ठीक है, सो m और m कैंसिल हो गया, तो 1 बाय रो डैश इज इक्वल टू 1 बाय रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी, राइट. तो रो डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो रो डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो जाएगा. अब ये 1 प्लस गामा डेल्टा टी को जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो उसका पावर -1 हो गया. और जब बाइनोमियली एक्सपैंड करोगे, बिकॉज डेल्टा टी जो है ये स्मॉल वैल्यू है ना, स्मॉल अमाउंट डेल्टा टी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो, राइट. तो डेल्टा टी का वैल्यू कम है, तो ये जो -1 है ये आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो एक्सपेंडिंग बाइनोमियली वी गेट रो डैश इज इक्वल टू रो इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी. So clearly rho dash is less than rho. So density of a solid liquid decreases with rise in temperature. ठीक है. So rho dash is equal to rho into 1 minus gamma into delta t. ये रिलेशन हो जाएगा डेंसिटी का विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने के. एंड दीज आर द टू रिलेशंस of density and volume with increase in temperature delta T. लिख लिया बच्चों? मतलब समझ गए? Yes. चलो आगे. Yes, sir. अब एक्सपेंशन ऑफ गैसेस पे आएंगे. एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द गैसेस एक्सपैंड्स मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. द coefficient of volume expansion is relatively independent of the temperature for solids and liquid, but it is dependent on temperature for gases as discussed below. So जो coefficient of volume expansion है ना, वो solid और liquid में they are independent of temperature, but gases में they are dependent on temperature. So let us see it. For an ideal gas, the gas equation क्या है हमारा? PV is equal to nRT होता है, right?
So अब ये PV is equal to nRT में at constant pressure, if delta V is the change in volume of the gas for a change in temperature delta T, तो P अगर constant pressure है तो तुम क्या करो, इसको अगर मान लो डेरिवेटिव करके डिफरेंशिएट कर देते हो तो P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T बेसिकली हो जाता है. सो इफ डेल्टा V इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस फॉर अ चेंज इन टेम्परेचर, मतलब तुम PV1 इज NR T1, PV2 इज NR T2. अब आप क्या करोगे, तो ये जो सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, PV2 माइनस V1 इज NR T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 डेल्टा T, ये डेल्टा V, तो इसको लिख सकते हैं P डेल्टा V इज NR डेल्टा T. वही चीज बात कर रहे हैं, आगे समझ. सो इफ डेल्टा V इज द Yes, चेंज sir. इन वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर अ चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T, तो हम लोग लिख सकते हैं P डेल्टा V इज NR डेल्टा T. अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 8/7, P डेल्टा V NR डेल्टा T जो हमारा था, P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T को डिवाइड कर दे रहे हैं PV और NRT से, सॉरी NRT से. अब ये NR कट गया, PP कट गया, मतलब डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू डेल्टा T बाय T. और 1/T इज इक्वल टू डेल्टा T को इधर लेके आ जाएंगे, 1/T इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V डेल्टा T, ठीक है, विच इज इक्वल टू गामा. तो डेल्टा V बाय V डेल्टा T हम लोग देख चुके हैं कि ये गामा होता है ना. V इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा T. अंदर लेके जाओ और V माइनस V नॉट कर लो, तो ये V नॉट गामा डेल्टा T हो जाएगा. V minus V naught is delta V is equal to initial volume gamma into delta T. So ये delta V by V naught delta T कर रहे हैं. This is equal to gamma, वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं. So 1/T is equal to gamma होता है, right? So delta 1/T is equal to delta V by V delta T, और ये पूरी चीज गामा के बराबर. So where gamma is the coefficient of volume expansion of the gas at constant pressure, from this equation we note that for a gas at temperature T, for a gas as temperature T increases, the value of gamma decreases and so on. तो यहाँ पे गैस के लिए हम लोग को आ गया 1/T इज इक्वल टू गामा. तो अब अगर आप T को डिक्रीज करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, ठीक है, या सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गामा का वैल्यू डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. तो एंड एंड वाइस वर्सा, उसी तरह T को तुम जब डिक्रीज करोगे तो गामा इंक्रीज करेगा. सो ये जो हम लोगों ने पहले बोला कि जो coefficient of volume expansion gas is dependent on temperature, this is the dependency, 1/T is equal to gamma. This is the relation. Clear है बच्चों? Yes, sir. Now specific heat capacity or specific heat. So ये सब जो है, ये जितने ISC वाले बच्चे इन्होंने पढ़ रखा है, बट जिन्होंने नहीं, जैसे हम लोग CBSE में ये सब नहीं पढ़ाई होती है जूनियर क्लासेस में, तुम लोग के लिए नई चीज है. सो experiments show that when a fixed amount of heat is given to a fixed mass of a substance, the rise in temperature is different in cases of different substances. So this indicates that nature of substance is one of the important factors in the study of thermal phenomena. So specific heat or specific heat capacity characterizes the nature of the substance in response to the heat supplied to the substance. So suppose delta Q is a small amount of heat energy required to raise the temperature of a certain mass m of a substance through a small range of temperature delta T. It is found that, so ये देखो, so suppose delta Q is a small amount of heat energy required to raise the temperature of a certain mass m of a substance
through a small range of temperature delta T. So it is found that delta Q is directly proportional to M. ठीक है, तो आप जितना ज्यादा जो हीट दोगे वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. मास बढ़ाओगे तो आपको डेल्टा क्यू जो अमाउंट ऑफ हीट देना है उस टेम्परेचर राइज कराने के लिए वो इंक्रीज करना पड़ेगा. सो ग्रेटर द मास ऑफ सब्सटेंस, लार्जर इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर. अगेन हम लोग ये भी देखते हैं कि डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी ऑल्सो. मास अगर तुम कांस्टेंट रखते हो तो जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज कराना उतना हीट तुमको सप्लाई करना पड़ेगा. सो ग्रेटर द इंक्रीज इन टेम्परेचर, लार्जर इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड. सो इन दोनों को अब कंबाइन कर देंगे, फर्स्ट और सेकेंड. तो कंबाइनिंग 1 and 2 हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी. राइट, दोनों का प्रोडक्ट हो गया. सो जो कंबाइन कर लेते हैं तो हमें जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, required to raise the temperature of a substance of mass m by a temperature delta T is proportional to the product of mass into change in temperature delta T. Delta Q is directly proportional to m delta T. अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम इक्वालिटी साइन से रिप्लेस करेंगे है ना, सो वील गेट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एस इंटू एम इंटू डेल्टा टी. जो बच्चे आईसीएससी से आए हैं उनका वो जो स्मॉल सी हम लोग लिखते थे, अब उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल एस से लिख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो मैंने उस समय भी तुम लोग को बताया था एम एस डेल्टा टी, मतलब हम लोग जो याद करते हैं ये फॉर्मूला याद करके, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी, वेयर एस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. नाम से भी थोड़ा सा वो लिंक हो रहा है एस स्पेसिफिक हीट का. और उसके अलावा वहां पे देखो सी, स्मॉल सी कैपिटल सी में बहुत कंफ्यूजन होता था. राइट, वो चीज को अवॉइड करने के लिए भी इस तरह से यूज होता है. मोस्ट ऑफ द बुक्स दे फॉलो दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग. So where S is a constant of proportionality and is called specific heat capacity or simply specific heat of the material of the substance. तो specific heat capacity है S का वैल्यू. अगर तुम्हारे पास एक सब्सटेंस है जिसका मास m है, उसको अगर डेल्टा टी टेम्परेचर से राइज कराना है तो उसको जो अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी. और वो मटेरियल के का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. उस मटेरियल क्या चीज से बना है उस पर डिपेंड करेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना हो. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय m डेल्टा टी. ठीक है, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय m डेल्टा टी. सो यूनिट ऑफ S विल बी, ये देखो डेल्टा क्यू कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, दोनों डिनोमिनेटर में, तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इसका यूनिट हो गया. और एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट जूल पर केजी पर केल्विन. तो ये हमारा एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है. क्लियर बच्चों, किसी को कुछ पूछना है इसमें? समझ आ गया सबको? यस सर. अब हम लोग आते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी में. So molar specific heat of a substance is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram mole of the substance through a unit degree. तो ये तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में पढ़े हो, जूनियर क्लास में भी पढ़े हो, 9th क्लास में है ना, और आईसीएससी वाले 10th में पढ़े हैं. उसके अलावा तुम लोग केमिस्ट्री में अभी पढ़े हो मोल कॉन्सेप्ट, तो तुम लोग को तो मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से आता ही है. सो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया, फॉर अ मास m हम लोग निकाल लेते हैं ना. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस. मोलर हीट कैपेसिटी में यूनिट मास नहीं बोलेंगे, ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, 1 ग्राम मोल ऑफ ए सब्सटेंस. ठीक है, so by definition 1 mole of any substance is a quantity of substance whose mass in grams is numerically equal to molecular mass m. ठीक है, so 1 mole क्या हो गया, उसका जो मास है that is equal to molecular mass of the substance.
उसको हम लोग जो मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू molecular mass into specific heat capacity. To calculate the number of moles in a given mass m, ये तो आप लोग को पता ही है, तो m divided given mass by molecular mass gives the number of mole. ठीक है, तो the mass will be equal to number of moles into molecular mass. So जब हम लोग लिखते हैं S is equal to delta Q by m delta T है, राइट, तो हम लोग ने अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा था S डेल्टा Q by m डेल्टा T. अब m को हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर लेंगे n इंटू कैपिटल M से, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, राइट, और इस मोलर मास को लाकर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो मतलब मोलिकुलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मोलर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू जो 1/n डेल्टा Q by डेल्टा T. तो ये हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया. क्लियर है बच्चों? यस सर. तो ऐसे याद रखोगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय m डेल्टा T, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डेल्टा Q बाय n डेल्टा T. ठीक है, यहाँ पे मास है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स. Now specific heat of water. So we have already defined specific heat of a substance, है ना? On the same basis we defined specific heat of water. तो specific heat of water को कैसे define करते हैं? It is the amount of energy required to raise the temperature of unit mass, say 1 gram of water, through unit degree, through 1 degree Celsius. तो वही specific heat of a substance को specify कर लिया, specific heat of water. तो वहां पे substance के mass के जगह हम लोग वाटर के मास के बारे में बात कर रहे थे. 1 gram of water through 1 degree Celsius. As amount of heat energy, so as amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius is 1 calorie. Therefore, specific heat of water is 1 calorie per gram per degree Celsius, है ना, और 1 calorie per gram per Kelvin. So this is equal to 4.2 joules per gram per Kelvin और 4200 joules per kg per Kelvin. तो ये हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हो गया. ठीक है, नाउ एज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज लार्ज, देयरफॉर, तो देखो यहाँ पे ना स्पेसिफिक हीट देखो काफी, 1 kg में 4200 जूल्स ऑफ चाहिए एनर्जी, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए. तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का लार्ज होता है. इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन एब्जॉर्ब और रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, है ना. टेम्परेचर ऑफ वाटर चेंजेस बाय ओनली स्मॉल अमाउंट, है ना. By absorbing or releasing large amount of heat, temperature of water changes by small amount. That is why water is used for heating in hot water bottles and also as coolant in radiators. क्योंकि बहुत सारा heat वो absorb भी कर सकता है और release भी कर सकता है. ठीक है, for less degree rise in temperature. ठीक है, so for small temperature rise, the amount of heat energy absorbed or released is very high in case of water, and that is very useful. It is, and that's why it is used as used for heating in hot water bottles. पानी बहुत देर तक गर्म रहता है, and also as coolant in radiators. Now heat capacity or thermal capacity. So heat capacity of a body is defined as the amount of heat required to raise the temperature of the whole body through 1 degree Celsius. Specific heat capacity और heat capacity में यही difference है. Specific heat capacity per unit mass पे था,
और हीट कैपेसिटी पूरे बॉडी का है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम 1 ग्राम के, है ना, 1 ग्राम या 1 kg डिपेंडिंग ऑन यूनिट, पर ग्राम या पर केजी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट देते हैं वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था। यहाँ पूरा सब्सटेंस है, मान लो मेरे पास एक बड़ा सा पहाड़ है, उस पूरे पहाड़ का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करा रहे हैं, तो उस पहाड़ का हीट कैपेसिटी हो जाएगा डेल्टा क्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, जो कि एम इंटू एस कंबाइन करके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मास से कंबाइन कर दिया, तो हमारा जो है हीट कैपेसिटी ऑफ द होल सब्सटेंस आ जाएगा। तो उस केस में हम लोग उसको लिखते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कैपिटल एस इंटू डेल्टा टी। कैपिटल एस इज मास इंटू स्मॉल एस, मतलब मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी. So thermal capacity of a body is defined as the amount of heat required to raise the temperature of the whole body through 1 degree Celsius or 1 Kelvin. We know that the amount of heat energy required, that is delta Q, to raise the temperature of mass m of a body through temperature range delta T is given as delta Q is equal to ms delta T. ms को हम लोग replace कर लेते हैं capital S से, which is the heat capacity of the whole body. So if S is the specific heat of body, delta T is 1, delta Q is thermal capacity, and thermal capacity will be equal to S into M. Hence, thermal capacity of a body is the product of mass and specific heat of the body. Specific heat capacity into mass will give you thermal capacity. So, thermal capacity is equal to specific heat into mass. Okay. So, the value of heat capacity or thermal capacity of a body shall depend on the nature of the body and its mass. ठीक है, तो देखो नेचर ऑफ द बॉडी स्पेसिफिक हीट उस पर डिपेंड कर रहा है, मास दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हीट कैपेसिटी निकल जाता। नाउ वाटर इक्विवेलेंट, so water equivalent of a body is defined as the mass of water in grams which would absorb or evolve the same amount of heat as is done by the body in rising or falling through the same range of temperature. It is represented by small w. So basically water equivalent किसी भी body के क्या होता है, the amount of water, the mass of water which is equivalent to, मतलब मान लो एक कोई ये सब्सटेंस है, ये एक फोन है, इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए जितना अमाउंट या जितने भी डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, सेम अमाउंट सेम टेम्परेचर राइज कराने के लिए वाटर को जो हम लोग, है ना, सेम टेम्परेचर राइज के लिए जो हम लोग वाटर को जो मास जो सेम राइज टेम्परेचर पे देगा, दैट मास इज इक्वल टू वाटर इक्विवेलेंट. So water equivalent of a body is defined as mass of water which would absorb or evolve the same amount of heat. जितना amount of heat उस substance को हमने दिया, उतना same amount of heat को absorb करेगा या evolve करेगा by the body in rising or falling through the same range of temperature. मान लो इस body के temperature को हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस से राइज करते हैं, तो वाटर, वो amount of water जिसके टेम्परेचर को 2 डिग्री राइज कराने के लिए सेम अमाउंट ऑफ हीट देना पड़े जितना इस सब्सटेंस को दिया है, तो दैट अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस. सो वी नो दैट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, तो उसी को अगर हम लोग न्यूमेरिकली समझें इस चीज को, वाटर इक्विवेलेंट क्या है, तो वी नो दैट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ n ग्राम ऑफ अ बॉडी थ्रू टेम्परेचर डेल्टा टी, हम लोग एक हीट एनर्जी दे रहे हैं डेल्टा क्यू किसी भी सब्सटेंस को जिसका मास m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है, तो delta Q is equal to ms delta T हो गया. So S is specific heat of the body. If the same amount of heat delta Q is required to raise the temperature of W gram of water, है ना, अगर W gram of water को is required to raise the temperature of W gram of water through the same range delta T, then ये जो हम लोग heat दे रहे हैं delta Q, that will be equal to W into delta T. यहाँ पे देखो ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है
है ना. So so S is the specific heat of the body and यहाँ water का specific heat capacity यहाँ पे 1 मान रहे. So from 14 and 15 इसको equate कर दोगे तो delta Q दोनों में same है, amount of heat energy जो हम लोग use कर रहे हैं same है. तो W delta T is SM delta T. Delta T cancel हो जाएगा तो W is equal to S into M. So water equivalent of a body is equal to product of mass of the body and specific heat of the body. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यहाँ पे तुमको ये ध्यान में रखना है कि ये W डेल्टा टी मतलब बेसिकली W इंटू 1 इंटू डेल्टा टी हो गया, है ना. यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 होता है. क्लियर है बच्चों? So water equivalent will be mass into specific heat capacity of the substance. Now change of state. So normally there are 3 states of matter. One is solid, liquid, and then gas. The conversion of one of these states of matter to another is called change of state. There are 2 common changes of state of matter जो हम लोग के इंटरेस्ट का होता है. एक solid to liquid जब melt कर रहा है, liquid to solid जब freeze कर रहा है, liquid to gas जब evaporate कर रहा है और gas to liquid जब condense कर रहा है. So during the change of state of a substance, the exchange of heat takes place between the substance and the surrounding. कभी भी state change होगा तो there will be an exchange of heat which will accompany this state change. आपको अलग से heat देना पड़ेगा और जो भी heat देते हैं वो change of state के लिए यूज हो जाता है. उसमें टेम्परेचर राइज नहीं होता है. मतलब जब तक सारा जो आइस है वो वाटर में मेल्ट कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक जो है टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है ना. तो वॉट एवर हीट एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी. ये हम लोग देखें, इसीलिए इसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं. जो हम लोग हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है तो उसको हिडन हीट, लेटेंट मतलब हिडन हीट. During the change of state of a substance, the exchange of heat takes place between the substance and the surrounding. From the graph which is shown here, तो यहाँ पे जो तुमको ग्राफ दिख रहा है, we note that for portion O to A, यहाँ पे ये जो O point है, O से लेके A तक, there is no change in temperature till the whole ice in the beaker melts. यही हम अभी बात भी कर रहे थे, जब तक पूरा आइस मेल्ट ना कर जाए तब तक टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है. In this process, the heat is being continuously supplied, but the temperature of ice and water does not change. तुम heat supply कर रहे हो, but उससे temperature change नहीं हो रहा है. वो heat supplied जो है, that is being utilized to change the state of the solid. So change the state of the solid ice into liquid water. Here, the heat supplied is used in changing the state from solid ice to liquid water. The process of change of state from solid to liquid is called melting and from liquid to solid is called fusion. अब इसके बाद in the above experiment we have noted that the temperature of the ice and water remains constant, that is 0 degrees Celsius, until the entire ice melts. This shows that both the solid and the liquid states of the substance coexist in thermal equilibrium during the change of state from solid to liquid. जब तक पूरा solid liquid में नहीं convert हो जाएगा, पूरे ice पूरे water में नहीं melt कर जाएगा, तब तक ice और water coexist करता है, साथ में exist करता है, right? और thermal equilibrium. The temperature at which the solid and liquid states of the substance are in thermal equilibrium with each other is called the melting point of the substance. है ना, वो टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करे थर्मल इक्विलिब्रियम में, उसको हम लोग उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस कहते हैं. वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड चेंजेस विद द चेंज इन प्रेशर. है ना, मेल्टिंग पॉइंट जो है डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट होता है और प्रेशर से चेंज करेगा. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट. Now, after the whole of ice is converted into water, if we continue heating,
तो ये जो हम लोग का ग्राफ देखो, ये इस तरह से और उसके बाद ऐसे बढ़ रहा था। तो जब पूरा आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद अगर हम कंटिन्यू करेंगे हीट करना, तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा। कब तक राइज करेगा? जब तक 100 डिग्री नहीं पहुंच जाए। फिर उसके बाद ये पूरा जो है कांस्टेंट हो जाएगा, जब तक पूरा जो वाटर है वो वेपर में ना कन्वर्ट कर जाए, और बाद में फिर इसका टेम्परेचर और राइज होता है। सो after the whole ice is converted into water, if we continue heating, we will note that the temperature of water in the beaker begins to rise till it reaches at 100 degrees Celsius. So where it again becomes steady. So this is shown in the graph by the portion ABC. So for the portion of the graph BC, तो ये देखो, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो ये पूरा जो ABC है, ये लिक्विड का टेम्परेचर 0 डिग्री से 100 डिग्री गया, और 100 डिग्री पे ये लिक्विड पूरा जब तक वेपराइज नहीं करेगा तब तक टेम्परेचर इसका कांस्टेंट होगा 100 डिग्री पे। ठीक है। For the portion of the graph BC, the heat supplied is used to change water. ठीक है। Heat supplied is used to change water from liquid state to vapor or gaseous state. The change of state from liquid to vapor or gas is called vaporization. Now, in this experiment, the portion of the graph BC shows that the temperature of the water and vapor remains constant, that is 100 degrees Celsius, until the entire water is converted into vapor. It means both the liquid and vapor states of the substance coexist in the thermal equilibrium during the change of state from liquid to vapor. The temperature at which the liquid and vapor states of the substance are in equilibrium, thermal equilibrium with each other, is called boiling point of the substance. The boiling point of different substances is different. तो ये जो जहाँ पे ये पूरा जो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड से वेपर में, ये टेम्परेचर जो है इसको बॉइलिंग पॉइंट कहता है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज डिफरेंट. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर. ड्यू टू दिस फैक्ट द कुकिंग इज इजियर इन द प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर में कुकिंग इसलिए इजियर हो जाता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अब रेज हो गया. तो टेम्परेचर मान लो 110 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया बॉइलिंग पॉइंट. तो पहले जो खाना बनाते समय हम लोग को टेम्परेचर 100 डिग्री मिल रहा था, अब वो 110 डिग्री तक मिलेगा, राइट. तो इसीलिए कुकिंग ऑफ फूड बिकम्स इजियर. बॉइल करना ज्यादा इजी हो जाता है, हम लोग ज्यादा जल्दी बना सकते हैं खाना. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रेशर. ठीक है. और यही वजह है कि जब हम लोग कोई माउंटेनस हिली एरिया में जाते हैं तो वहां पे क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है, तो खाना बनने में देर लगता है. और कहते हैं कि स्लो कुकिंग से फूड का टेस्ट ज्यादा बेटर होता है, तो खाना बनने में देर लगता है तो उससे टेस्ट ज्यादा बेटर हो जाता है. दैट्स व्हाई दे से कि जो हिली एरिया में खाना बनता है वो ज्यादा टेस्टी होता है. नाउ मेल्टिंग ऑफ आइस विद प्रेशर, ये स्पेसिफिकली ये देख के जो बच्चे केवीपीवाई का एग्जाम दिए होंगे, याद आया कुछ ये देख के? Yes, sir. सेम क्वेश्चन था वहां पे, तो अभी पढ़े रहते तो तुम जवाब दे लेते इसका. तो ये क्या कह रहा है? मेल्टिंग ऑफ आइस विद प्रेशर. टू अंडरस्टैंड द मेल्टिंग ऑफ आइस विद प्रेशर वी परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. टेक अ स्लैब ऑफ आइस, place it on the two wooden blocks, take two weights each of 5 kg, attach them to the ends of the metallic wire, put the wire over the slab as shown in figure. We will note that the wire passes through the ice slab but there is no split in ice slab. मतलब जब इस पे वेट लटका दिया ना तो धीरे धीरे ये नीचे आता जाएगा, नीचे आएगा और ये पूरा इसको क्रॉस कट करता हुआ नीचे आ जाएगा, लेकिन ये ब्रेक नहीं करेगा. मतलब ये नीचे सड़क जाएगा और ये वैसे का वैसा रह जाएगा. होता क्या है, प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से, राइट. तो यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये हो गया. सो वी विल नोट दैट व्हाट हैपेंस कि so this happens due to the fact that ice below the wire melts at lower temperature, right, due to increase in pressure. So when the wire has passed,
the water above the wire reaches at ordinary pressure and freezes again, right? तो जब हाई प्रेशर होगा ना तो ये लोअर टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट कर जाता है, मतलब 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट कर जाता है। तो ये जब ऐसे नीचे चला जाएगा, जब प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, तो बिकॉज 0 डिग्री से लेस टेम्परेचर है, तो 0 डिग्री से लेस टेम्परेचर पे ये फिर से क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा वाटर। तो जितना कट, जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा स्ट्रिंग, वैसे वैसे ऊपर वाला पोर्शन रीफ्रीज होता जाएगा, मतलब वापस दोबारा फ्रीज होता जाएगा। This phenomena of refreezing of ice is called relegation. So it is due to the above fact that the skating is also possible on snow. Skaters जो हैं skating कैसे कर पाते हैं? Because of this relegation only. अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो वो क्या होता है, सब जब बिकॉज वो प्रेशर की वजह से वहां पे आइस मेल्ट करता है, बट वो जैसे ही आगे जाएंगे वो आइस वापस फ्रीज हो जाएगा, मतलब वो आइस स्केटर्स के जो उसके जो व्हील्स की वजह से जो जहाँ पे मेल्ट हुआ है वो वापस फ्रीज हो जाता है, एंड दिस इज द रीजन दे आर एबल टू स्केट ऑन द स्नो। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलिए विल स्टॉप हियर ओनली फॉर टुडे, एंड इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? बाय बच्चों, बाय एंड टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.